Welcome student, this is our lecture number 20 for class 12th. लेक्चर नंबर 20 पे आ चुके हैं हम। यूनिट 4 चली हुई है हमारी। यूनिट 4 EMI और क्लास 12th। ठीक है, अब तक हमने भाई लगभग एसी वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड जो भी थे। हालांकि आज का भी जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का हमारा टॉपिक पेपर में भाई पूछा जाता है पूरे 5 नंबर में। ट्रांसफॉर्मर का जो टॉपिक हमारा वो पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है आपको, और लेंदी टॉपिक है थोड़ा, क्योंकि obvious सी बात है जब 5 नंबर में आएगा तो लेंदी होगा, एक वन लाइनर तो होगा नहीं। ठीक है, तो शुरू करते ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके। ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, यदि मैं बात करूं तो आपने देखा होगा घरों में जब लाइट आती है हमारी, एक हम बोलते हैं ना बिजली की टंकी जिसको बोलते हैं, रियल उसका नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मर होता है। किस काम आता है भाई? अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग ईएमएफ। आपने सुना होगा ना जो ऊपर वाली बोलते हैं भाई 11,000 वाली जो लाइन है, वो 11,000 क्या होता है? वो एक तरीके से क्या है हमारे पास भाई, पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और ईएमएफ को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? ट्रांसफॉर्मर का। Transformer is a device which is used for changing alternate voltage और EMF। ठीक है, किस काम आता है भैया? अल्टरनेट वोल्टेज और EMF को चेंज करने के काम आता है। ठीक है, अब चेंज करने का मतलब क्या है भाई? यदि हम किसी चीज को चेंज कर रहे हैं, उस बात का मतलब क्या हुआ? या तो हम उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं या हम उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं। यही होता है चेंज करने का मतलब। भाई दो ही तरीके से चेंज होती है कोई भी वैल्यू हमारे पास, या तो उसकी वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं या उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं। तो यदि हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो उसकी वैल्यू को इंक्रीज करता है। इफ ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ EMF और voltage, then it is called step up transformer। और if the transformer decrease the value of EMF, then it is called step down ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, क्या होता है भाई, हमारे पास एक डिवाइस है जो कहाँ पे यूज होता है, जो अल्टरनेट वोल्टेज और ईएमएफ है उसको चेंज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। चेंज करने का मतलब क्या हुआ, या तो इंक्रीज करेंगे या हम डिक्रीज करेंगे। यदि हम वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास स्टेप अप हो जाएगा, यदि हम वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा,
स्टेप डाउन। अब हम बात करते हैं किस प्रिंसिपल पे काम करता है। जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में जब हम बात कर रहे थे म्यूचुअल इंडक्शन की, किसकी बात कर रहे थे हम, म्यूचुअल इंडक्शन की, तो उसी फिनोमिना पे भाई ट्रांसफॉर्मर जो हमारा वो काम करता है। क्या होता है कि भाई एक में एक कॉइल, दो कॉइल यदि हमारे पास है तो एक के अंदर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज किया तो दूसरे के अंदर करंट इंड्यूस या ईएमएफ हमारे पास इंड्यूस होगा जो पहले वालों को क्या करता है, अपोज। तो इसमें मेनली हमारे क्या है कि एक में हम मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज करेंगे, दूसरे कॉइल में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा। तो हम यदि लिखें ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड on the principle of mutual induction, that is whenever there is a change in magnetic flux of one coil and EMF is induced in nearby कॉइल। क्या होगा भाई कि जब हम एक के अंदर किसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, हमारे पास जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू को यदि हम चेंज करते हैं तो जो नियर बाई होगा हमारे पास उसके अंदर किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, साथ साथ ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके अंदर। ठीक है, इस वर्किंग पे हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो काम करता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें भाई टाइप, वो मैंने आपको अभी बताई थी। यदि हम टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप का होगा भाई, ये दो टाइप का होगा। फर्स्ट कौन सा होगा हमारे पास, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। सेकंड कौन सा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। पहला क्या बताया मैंने, स्टेप अप, और सेकंड कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो हम पहले को एक्सप्लेन करते हैं भाई। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होगा भाई, स्टेप अप। अब जब मैं बात कर रहा हूं किसकी भाई, स्टेप अप की, चलो उससे पहले काम कर लेते हैं, हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, उससे आपको आसानी होगी इसको समझने। ये हमने
एक लैमिनेटेड कोर कंसिडर की है पहले भाई, ठीक है। इसके अंदर हमने ये एक की लगा दी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R, ये होगी हमारे पास आउटपुट इसकी, ये क्या होगी इसकी इनपुट P1 P2 S1 S2। अभी ये नहीं हो फ्रेम से बाहर ही डायग्राम बना दिया हमने, फ्रेम में होना चाहिए, नहीं है फ्रेम में, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास ये क्या है, लैमिनेटेड कोर। ये भाई दो हमारे पास कॉइल है, एक तो P1 P2 है जो किसका काम करेगी, प्राइमरी कॉइल का। ये S1 S2 है, ये सेकेंडरी कॉइल हो गया हमारे पास। ये हमारे पास इनपुट, और कौन सा इनपुट होगा इसके अंदर, AC, या डायग्राम इसका, ठीक है। अब मैं बात करता हूं पहले भाई किसकी, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की। अब स्टेप अप इन दोनों से रिलेटेड है भाई, ये बात ध्यान रखना कि स्टेप अप और जो स्टेप डाउन है हमारे पास, वो किससे रिलेटेड है, इन दोनों से। कैसे है, इफ द नंबर ऑफ secondary coil is, नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे हैं आप, या आप लिख ही सकते हो यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज greater than number of turns of primary coil then, और ब्रैकेट में लिख लेना भाई NS, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ primary coil, then the transformer is called step up ट्रांसफॉर्मर। और इसमें एक चीज होती है क्या, the primary coil coils are thicker and the secondary coil are thinner। भाई यदि हमारे पास इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर हो कौन सा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है हमारे पास कम। और ये वाले हैं, ये इनके जो कॉइल है ये हमने जो बना रखा है, ये एज कंपेयर टू इसके ज्यादा मोटे होंगे, ये वाले पतले दिखाई देंगे हमें, ये पतले होंगे, ये दीज आर थिकर, दीज आर थिनर। तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर कौन सा होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। यदि मैं सेकंड बात करूं इसके अंदर कौन सा है, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होगा भाई कि द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ primary coil is greater than number of turns of secondary, that is
NP इज ग्रेटर देन NS, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एंड द प्राइमरी कॉइल्स आर थिनर एंड द सेकेंडरी कॉइल आर थिकर। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमारा ट्रांसफॉर्मर है कौन सी टाइप का होगा भाई, वो स्टेप डाउन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की। किसकी बात करें, तो ये हमारे पास इसका डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हो क्या क्या लगा हुआ है भाई इसके अंदर। एक तो हमारे पास रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर है। कौन सा है ये सॉफ्ट आयरन कोर? हम जब थर्ड यूनिट में मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे थे उसके अंदर हमने इसका जिक्र किया था कि ट्रांसफार्मर में यूज होता है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो कि कैसे यूज करते हैं हम इसका। ठीक है, तो ये उसमें दिया हुआ है। उसके अलावा इसके अंदर दो कॉइल हमारे पास P1 P2 S1 S2, ये प्राइमरी और ये क्या हो गया सेकेंडरी कॉइल। और ये किसके ऊपर वाउंडेड है, ये सॉफ्ट आयरन पे है और इंसुलेटेड कर रखा है हमने इसको। ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग। और दो जो सोर्स हमारे पास कौन सा वो किसके साथ कनेक्टेड है, प्राइमरी कॉइल के साथ। ठीक है, और रेजिस्टेंस है वो हमने कहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, सेकेंडरी कॉइल के साथ। तो इसका हम लिख लेते हैं अभी कंस्ट्रक्शन। A transformer is consist of a rectangular iron core. There are two coil P1 P2 called primary coil and S1 S2 called सेकेंडरी कॉइल। ठीक है भाई, दो हमारे पास है और वाउंडेड ओवर द सॉफ्ट आयरन एंड insulated from each other। एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर भी रखते हैं भाई इनको। ठीक है, और उसके अलावा क्या है हमारे पास इसमें कि हमने बता दिया कि हमारे पास भी दो तो कॉइल होंगी P1 P2 S1 S2। P1 P2 क्या है हमारे पास प्राइमरी, S1 S2 क्या है सेकेंडरी। ठीक है, और यदि मैं बात करूं अभी एसी सोर्स का, तो आपको दिख रहा है डायग्राम में किसमें कनेक्टेड है, वो P1 के अंदर जो हमारा सोर्स है एसी का, वो किसके अंदर कनेक्टेड है, द एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू, किसके साथ कनेक्टेड है भाई जो एसी सोर्स हमारा, वो प्राइमरी कॉइल
and a resistance R is connected to output or secondary coil as shown in फिगर। दिख रहा है भाई साफ साफ, इनपुट आउटपुट हमने लिखा भी हुआ है कि कौन सा किस में कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरा आप बता भी सकते हो इसके अंदर क्या, कि भाई हमारा इनपुट है जो एसी होगा, इनपुट एसी जो हमारे पास, वो किस में कनेक्टेड है, इनपुट प्राइमरी कॉइल के साथ, और जो आउटपुट है वो किसके साथ कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस में हमने आउटपुट में सॉरी रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी वर्किंग पे। अभी डायग्राम की हमें कोई ज़रूरत है नहीं इसकी। वर्किंग पे यदि मैं बात करूं, कि इसकी वर्किंग होगी क्या, तो यदि भाई वर्किंग की हम बात कर रहे हैं कि जब जो हमने इनपुट मान रखी थी इधर, उसमें उसको हम अप्लाई करते हैं, मतलब एसी जब अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा किसका, प्राइमरी कॉइल का। क्या लिखेंगे, व्हेन इनपुट इज अप्लाइड ऑन प्राइमरी कॉइल द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट चेंज। चलो लिख लेते हैं, when input is applied to primary coil, the magnetic flux linked to it change and hence an EMF is induced in the secondary coil। ठीक है भाई, हमने एक चीज म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है ना, तो हमने बता दिया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स यदि फर्स्ट में चेंज हो रहा, जो इधर बना रखा था उसमें यदि चेंज होता है तो दूसरे के अंदर हमारे पास ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात हमें पता है, किसके, नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे हमारे पास उनके, चाहे वो सेकेंडरी का हो चाहे वो प्राइमरी का हो। मीन्स द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with primary और secondary coil is proportional to the number of turns of primary and secondary coil
रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ ये है मैग्नेटिक फ्लक्स किसका? सेकेंडरी कॉइल का, ये है प्राइमरी कॉइल का। वो जो नंबर ऑफ टर्न्स थे हमारे पास, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। या फिर फाई एस की वैल्यू हम निकालेंगे तो एन एस एन पी इंटू में क्या आ जाएगा भाई इधर से फाई पी। ठीक है, फाई इसको इधर लेके आए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई? डी फाई एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू एन एस एन पी डी फाई पी बाई डी टी। वी नो दैट E is equal to minus d phi by dt, so ES is equal to किसकी हो जाएगा? माइनस डी फाई एस बाई डी टी। ई पी इज इक्वल टू माइनस डी फाई पी बाई डी टी हो जाएगा इसका इक्वल। वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, क्या हो जाएगा भाई? माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं है, कोई बात नहीं, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस ई एस इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी माइनस ई पी, ये दोनों कैंसिल। ई एस इज इक्वल टू एन एस एन पी ई, ये वैल्यू आ जाएगी भाई हमारे पास। इधर से हमने वैल्यू, इधर देखो नेगेटिव साइन नहीं था तो कोई बात नहीं, हमने उसको उधर भेज दिया, इस नेगेटिव को इधर भेज दिया, मतलब माइनस ई एस और माइनस ई पी पुट कर दिया हमने। ठीक है, और इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बोलेंगे इसको हम? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब यदि हम बात करें भाई किसकी, कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल है। जो रेशियो है मैग्नेटिक फ्लक्स भाई वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या प्रोपोर्शनल होगा, तो हमने दोनों की वैल्यू ले ली, इधर से फाई एस की वैल्यू निकाली, दोनों का डिफरेंशिएशन कर दी, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हमें पता है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, या लिख लो आप बेशक, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ई एस इज इक्वल टू, ई एस और ई पी की वैल्यू निकाल दी, उसमें पुट कर दी, दोनों नेगेटिव हमारे पास कैंसिल हो गई। अब मैं बात करूं किसकी? एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, क्या होगी भाई एफिशिएंसी? आई है भाई, इसकी हमें ज़रूरत है नहीं अभी। ईटा इज इक्वल टू, टोटल लिख लो चाहे, टोटल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट। किसी की भी एफिशिएंसी निकालना फॉर्मूला हमारे पास यही होता है भाई, या फिर इसको हम चेंज करके एक और लिख सकते हैं, इसको चेंज कर लो यार, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर।
ये हमारे पास इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। और इसकी यदि वैल्यू लिखे भाई तो क्या हो जाएगी वो ES IS अपॉन EP IP। ES आपको पता है EMF की वैल्यू हमारे पास वहाँ पे। और एक बात और ध्यान रखना कि हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा नहीं बना है देयर इज नो ट्रांसफॉर्मर with a efficiency of 100%. The efficiency of normal transformer is near about 90% according to law of conservation of energy। क्या होगी भाई ES IS इज इक्वल टू EP IP। तो ES अपॉन EP, इसको इधर भेज दो, इसको इधर, IP अपॉन IS, ये हमारे पास होगा भाई। ठीक है, इस रेशो को ध्यान रखना। करंट की फॉर्म में है कि ES अपॉन EP इज इक्वल टू IS अपॉन IP अपॉन IS। ठीक है। और यदि आप यूज की बात करें फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन, मतलब यदि आपको दूर तक पावर लेके जानी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, उसके अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो स्टेबलाइजर के अंदर इसका यूज होता है। और जो छोटे ट्रांसफॉर्मर होते हैं, वो ट्रांजिस्टर हो गया, टेलीविजन हो गया, इसके अंदर भी हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। भाई एक बात ध्यान रखना कि इम्पोर्टेंट है, हालांकि हमने खूब आसान से आसान बना के पेश करने की इसको कोशिश की है, फिर भी यदि किसी को कोई डाउट रहता है देन यू कैन आस्क एट एवरी टाइम। और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये वाला टॉपिक भाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और इसी के साथ मेरे हिसाब से आपका थ्योरेटिकल पोर्शन यहीं पे कंप्लीट होता है, न्यूमेरिकल पोर्शन बचता है जो हम इसके बाद शुरू करेंगे। लेकिन थ्योरेटिकल इट्स एनफ। इसके अंदर एक टॉपिक रहता है भाई, कौन सा है वो? जनरेटर वाला है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो टॉपिक है। लेकिन मैं वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपने 10th क्लास में उसको पढ़ रखा। उसको थोड़ा हाइयर कोई भी एक बुक लेके आप उसके अंदर से उसको पढ़ सकते हो। तो टिल देन थैंक यू।